इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमा रही है और वो इसलिए क्योंकि जहां जाटलैंड में किसान आंदोलन को लेकर तकरार हो रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। राहुल गांधी के करीबी और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं में से एक जितिन प्रसाद को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। दूसरी तरफ राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं, ममता बनर्जी से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए और दिल्ली में फिर केंद्र सरकार में कृषि मंत्री ने किसानों को एक बार फिर न्योता दिया बातचीत का और यह भी बताया कि 11 बार बातचीत के लिए न्योता दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसान अपनी मांग को लेकर सामने नहीं आ रहे। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का घमासान केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक उसकी गूंज है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम मुकाबला। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखें। यूपी की चुनावी सियासत गरमा रही है। जाति यूपी की सच्चाई है। वेस्टर्न यूपी में जाट पॉलिटिक्स मुखर हो चुकी है। किसान आंदोलन का बहाना बनाकर विपक्ष जाटों को एक करने में जुटा है। ये बात इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि राकेश टिकैत आज ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए। किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है। किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। इधर एक बार केंद्र सरकार ने फिर कहा कि किसानों को बातचीत के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मान पूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है, लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। यूपी में ब्राह्मणों पर भी पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण योगी से नाराज हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण वोट के लिए बीजेपी ने आज जितिन प्रसाद को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। जितिन प्रसाद कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन यूपी के जातीय समीकरण में वो फिट बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी चुनाव से जातियों की खेमाबंदी शुरू की है। यूपी की राजनीति में विपक्ष भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन बीजेपी अभी अपने विरोधियों से आगे दिख रही है क्योंकि सबको पता है कि यूपी में वोट जाति पर ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक बवाल पर यहां करेंगे चर्चा। क्या जाति के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का इस बार होगा आगाज? हमारे साथ संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापराजी कांग्रेस से, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से और अनिल दुबे जी आरएलडी से मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बन रही हमारे साथ। सात महीने से ज्यादा का वक्त हो गया किसान आंदोलन को। सरकार ने एमएसपी भी जम कर दी है, इसके बावजूद किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जो धरने पर बैठे किसान हैं वो किसान के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण है। ये जाट वोट है जिसके आधार पर सब कुछ हो रहा है। क्या कहा है किसानों को लेकर कृषि मंत्री ने, पहले जरा ये देखिए। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मान पूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है, लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है क्योंकि इसमें हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और उत्तर प्रदेश के चुनाव इसका लक्ष्य है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापराजी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, अनिल दुबे जी हमारे साथ रहेंगे, राष्ट्रीय सचिव हैं आरएलडी के। आप सबसे चर्चा करेंगे। मुकाबला बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आइए मुकाबला शुरू करते हैं। संजू वर्मा जी, चरण सिंह सापरा जी, आशुतोष वर्मा जी और रेनल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सापरा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निशाना है किसान आंदोलन, बहाना है, यह आरोप कितना सटीक है आपके लिए? तो देखो अभी भी ऐसा है कि चुनाव के अंदर बहुत सारे विषय होंगे जिसमें मुख्य रूप से विषय जो है किसानों का भी रहेगा, क्योंकि जनता ये देख रही है कि 7 महीने से किसान बेचारे त्रस्त हैं और बीजेपी की सरकार मस्त है। किसानों की मांगे जो है वो नजरअंदाज की जा रही है, काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। किसान एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये दोनों सरकारें नजरअंदाज कर रही हैं। राज्य सरकार में भी जो राज्य के किसान हैं, गन्ना किसानों का मेरे ख्याल से 13,500 14,000 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है। और उसके साथ साथ दूसरा विषय महामारी का भी होगा, महंगाई का भी होगा, क्योंकि जहां पर महंगाई की मार पड़ी है उसमें महंगाई और महामारी के बीच में गुजारा कैसे होगा। और महामारी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की पोल खुली है, हमने हजारों लाशें गंगा नदी में देखी है। सापरा जी, मैं अगर आपको बीच में रोकूं, क्षमा चाहता हूं, बस बीच में रोकूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस बार का रिकॉर्ड एमएसपी का पे आउट भारत सरकार ने किया है, रिकॉर्ड एमएसपी पे आउट किया है। पंजाब के किसानों को 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सिर्फ एमएसपी के आधार पर। आप फिर भी कहते हैं कि सरकार किसान का ध्यान नहीं दे रही, तो किसको में एमएसपी मिला है? रिकॉर्ड पे आउट किया होगा, ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने रिकॉर्ड पे आउट किया, अगर आप किसानों के प्रति इतनी संवेदना व्यक्त करते हैं, तो फिर उनकी बातें भी मान लीजिए ना। क्यों आप महामारी के चलते आप ये नहीं, तो आप इसको चुनाव तक गरमाए रखना चाहते हैं ना। आप मानिए कि ये चुनावी दाव है, इसमें आप अपने असलहा इस्तेमाल करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाना बनाने के लिए। सीधे बोलिए, दोहराइए, मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसानों के बहाने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसके अलावा अभी फिलहाल कोई और बड़ा मुद्दा आपको दिख नहीं रहा है। मैं सही हूं, गलत हूं? ये तो जनता ही कह रही है कि 40 लाख दिए जलाने के बदले अगर 40 अस्पताल योगी सरकार ने बनाए होते तो बहुत से घरों के चिराग बुझने से बच जाते। लोग आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी नहीं, मैं इसका जवाब ले लूं। मैं आपने तो मान लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। संजू वर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। संजू वर्मा जी प्लीज। अजय जी, मैं पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जितिन प्रसादा आज बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस छोड़ने का जो आत्मचिंतन था वो पिछले 10 सालों से वो कर रहे थे। और जो एक बहुत अहम बात उन्होंने कही वो ये कि आज यदि राष्ट्र हित के लिए कोई भी पार्टी राष्ट्र स्तर पर काम कर रही है तो वो भाजपा है। उन्होंने साफ शब्दों में ये तो नहीं कहा, पर उनका कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस जो पार्टी आज है ये ना तो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी होकर रह चुकी है। मां, बेटा, बेटी, दामाद, ये 4 लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। ये दूसरी बात, ये जो कहा जाता है कि क्योंकि ये ब्राह्मण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ब्राह्मण कम्युनिटी को अपील करने के लिए मोदी सरकार ने जितिन प्रसादा को शामिल किया है, ये सरासर गलत है। पहली बात तो ये कि मैं ये बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज रफ्तार से विकास हुआ है। पहले 2 एयरपोर्ट ही हुआ करते थे, आज 6 एयरपोर्ट या तो बन चुके हैं या वर्क इन प्रोग्रेस है उत्तर प्रदेश में। हालांकि हर एक एवरी लाइफ काउंट्स। उत्तर प्रदेश का जो कोविड मोर्टेलिटी है, जो संजू जी, मैं ये समझना चाहता हूं, आपको लग रहा है ना कि जो किसान आंदोलन है इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव निशाना है, इसी को साधने की कोशिश की जा रही है, जाट वोट के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? संजू जी 1 मिनट, अजय जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। मैं ये कह रही थी कि जो बार-बार उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के चलते जो लाशें गंगा में दिखी गई, इसको लेकर इतना बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है अजय जी। ब्राजील जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ब्राजील में 5 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है कोविड महामारी के चलते। उत्तर प्रदेश ने बढ़िया काम किया है। कोविड डेथ रेट को हमने 22,000 से नीचे रखा है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आज
नहीं, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बातों को स्पष्टता से रखा है। उत्तर प्रदेश में जी अजय जी, चरण सिंह सावरा जो बार-बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी को लेकर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इनसे पूछिए। 11.5 लाख वैक्सीन की डोसेज इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दी थी राजस्थान में। अरे 320 वेंटिलेटर दिए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उन वेंटिलेटर की पैकेजिंग तक नहीं खोली। संजू जी, आइए हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। हम आज हम कोविड पर चर्चा नहीं कर रहे, हमारा मकसद आज उत्तर प्रदेश को डीमिस्टिफाई करना अपने दर्शकों के लिए। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं अनिल दुबे जी, जाट वोट, इसी के लिए ना ये सब कुछ मारधाड़ हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो आंदोलन आप खत्म ही नहीं होने देना चाहते, आप लगातार उसको अपना समर्थन बनाए हुए, इसी को बहाल करने के लिए कर रहे हैं ना सब? नहीं, ये वोट बैंक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसान के सम्मान की, किसान के स्वाभिमान की, किसान के जो है कि रोजी रोटी की बात है। अगर हम किसान की रोजी रोटी की बात कर रहे हैं तो इसमें जाति लेकर के आप पर जाति का आरोप लगाया जाए तो गलत बात है। किसान के लिए आप कानून लेकर के आए हो, आप कह रहे हो कि हम किसानों के हित में कानून लेकर के आए हैं। किसान अगर एमएसपी की गारंटी चाहता है तो उसमें गलत क्या कह रहा है? तो अगर किसान कह रहा है कि एमएसपी दे दो तो इसमें आपको बुरा लग रहा है। और किसान अगर अपने लिए जो उनके लिए कानून बनाया है वो इस देश के किसानों को पसंद नहीं है, इस देश के किसान उस कानून को खारिज कर रहे हैं, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है जिसको देश का किसान खारिज कर रहा है? तो ये बताइए, कृषि मंत्री से बातचीत क्यों नहीं करते? आप कृषि मंत्री से बातचीत करके इसका रास्ता क्यों नहीं निकालते? पश्चिम बंगाल में जाकर किसान आंदोलन की बातचीत क्यों होगी? नहीं, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, हम पूरे देश में जाकर के विरोध करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी, किसान 7 महीने से खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है और देश की सरकार बार बार उनको बुला करके और किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। आप किसानों को बुला करके आपने एक लकीर खींच रखी है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब आपने लकीर खींच रखी है तो किसान दरअसल जाट वोट पॉलिटिक्स को बढ़ावा ही दे रहे हैं क्योंकि आप इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। संजू वर्मा जी। अजय जी, अभी कुछ ही मिनट पहले आपने, हम हमेशा इनकी बात को सुनना चाहते हैं। जी संजू जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। आपने जो बात कही, आपने जो एमएसपी को लेकर बात कही, मैं दोहराना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने में जो किसान कानून है उनकी बात तो मैं करूंगी बाद में, पर फिलहाल सिर्फ पिछले 1 महीने में 3 बड़े कदम मोदी सरकार ने उठाए। पहले तो 3 हफ्ते पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया 9 करोड़ किसानों के खाते में। और आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज तक 1,35,000 करोड़ दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपया अभी तक बाकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों का 15,000 करोड़ रुपया अभी तक बाकी है। किसानों को उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत लागत का 1.5 गुना देने की बात सरकार ने की थी। आज तक किसानों को लागत का 1.5 गुना नहीं निकल पा रही है। ये है सरकार, ये केंद्र की सरकार, ये उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ इस तरह का काम कर रही है, इस तरह का सौतन्ना व्यवहार। और आप कह रहे हो किसानों के हित में। एक दूसरे की बात सुनिए प्लीज, एक दूसरे की बात सुनिए जी। रुपए प्रति क्विंटल की गई है। पढ़ लिख कर आया कीजिए डिबेट पर। 2 घंटे पहले मोदी सरकार ने धान की एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपको याद होगा 10 दिन पहले फर्टिलाइजर सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 1200 रुपए प्रति बैग किया गया, 140% की बढ़ोतरी। यही सवाल लेकर आशुतोष वर्मा जी के पास चल रहा हूँ। संजू जी प्लीज, मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चल रहा हूँ। आशुतोष वर्मा जी, पूरा का पूरा किसान आंदोलन सिर्फ जाट पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इसके आगे है क्या? क्योंकि इसके आगे अब हम ग्रामीण पॉलिटिक्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जाट पॉलिटिक्स कर लें। सिर्फ जातीय पॉलिटिक्स ही तो बची है अब उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद अजय जी। और जी, आपने जिस बात को उठाया उस बात को मैं कहीं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण हद तक नहीं जी। मुझे मानना है कि हिंदुस्तान और प्रायः ज्यादातर हम लोग खेती किसानी वाले लोग हैं और हमारी ज्यादातर इंडस्ट्री रूरल एरिया से आती है। और जब किसान के लिए कोई बात होती है तो आप देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से पूरा विश्व
एक वैश्विक महामारी में कूद रहा है, तो एक किसान ही है जिसको हमको जहां से रोटी मिल रही है, जहां से हमको दाल मिल रही है, जहां से हमको पानी मिल रहा है, वो किसान है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। जब इस पूरी 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था, जहां बड़े बड़े रॉकेट मिसाइल लॉन्चों की बात होती है, वहां किसान अपना जो है खेत जोत के अपने अन्न पैदा करता है। और वो बड़ा दुख लगता है कि इस देश में जहां किसानों को सरमौर बनाना चाहिए, वो पिछले 8 महीने से पूरे जाड़े में, पूरे बरसात में यहां पर बैठे हुए हैं, और आप एक छद्म राजनीति की तरीके से उसको एक छोटा सा जाट पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। ये मुझे दुख लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में किसानों के लिए जो कुछ भी होता है, हम सब जहां भी हैं आजकल, तो चलिए किसानों की वजह से। आशुतोष जी, आपने कहा कि ये बहुत आपको छोटा लग रहा है, मैं जरा आपसे पूछ लूं, ये बता दीजिए कि किसान आंदोलन और किस किस राज्य में हो रहा है? हरियाणा में है, उसके थोड़े बहुत अंश दिखाई दे रहे हैं, पंजाब में उसके अंश दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके अंश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी और राज्य का नाम लीजिए जहां किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर है, अगर है तो बताइए मुझे। बिल्कुल बताता हूँ अजय जी। हरियाणा में किसकी सरकार है ये बताइए, उसके बावजूद हरियाणा ज्यादा है, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस है, इसके बाद भी ये है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जहां पे योगी आदित्यनाथ घर से निकलने से पहले एनएसए लगा देते हैं, जहां पे आप ये तो मानेंगे ना कि इन तीनों राज्यों का जो नाम लिया और जो आबादी अफेक्टेड है वो जाट आबादी है। ये जाट पॉलिटिक्स हो रही है साहब, और ये आपके 2022 के चुनाव के लिए है। बेसिकली जाट का मतलब ये होता है जमींदार लोग होते हैं, जिनके पास जमीन ज्यादा है, जिनका मेन मकसद है अगर हम और आप हमने व्यवसाय ही हमारा खत्म कर दिया जाएगा तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान सीमांत किसान नहीं होता है, आपको पता तो आप कम से कम इस बात को तो मानते हैं ना, आप इस बात को तो मान रहे हैं ना साहब आशुतोष जी, कि ये जाट पॉलिटिक्स ही प्राइमरीली है और निशाना 2022 है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं अजय जी। उस टेकरी बॉर्डर पे, सिंगूर बॉर्डर पे अगर आप खुद गए होंगे, मुझे जरूर यकीन है, इंडिया टीवी के कई लोग रिपोर्टर्स गए हैं और खुद आपने भी रिपोर्टिंग करी है, वहां पे पूरे देश के लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बलिया से लेके सहारनपुर तक के लोग हैं, बिहार से लेके लोग हैं, मोतिहारी से लोग आ रहे हैं। ये क्या खाली आप 2 राज्यों का दिखा रहे हैं? या हरियाणा जाट? संजू जी इसका जवाब दीजिए। संजू जी, ये पॉलिटिक्स 2022 के लिए नहीं है, ये किसान आंदोलन वाकई में किसान आंदोलन है। संजू जी। अजय जी, मुझे एक बात बताइए, किसान कानून क्या बोलते हैं? किसान कानून ये तो नहीं कहते कि हम एपीएमसी की जो मंडी है उसको हटा देंगे। मोदी सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि एपीएमसी मंडी के साथ साथ एक ट्रेडिंग एरिया होगा जहां पर बिचौलियों के सहारे के बिना किसान अपना जो उत्पादन है वो डायरेक्टली सेलर्स को, प्राइवेट सेक्टर को, जिसको चाहे बेच सकता। तो इसमें इतनी चुभन क्यों हो रही है? बात ये है कि पंजाब में 40,000 से ज्यादा अड़हतिया है, बिचौलिया है, और सालाना उनको 3,000 करोड़ रुपए की रकम का मुनाफा हुआ करता था। अभी वो मुनाफा नहीं होगा। आपको जानकर खुशी होगी अजय जी कि ये रबी सीजन में हमने 6,000 करोड़ सीधे पंजाब के किसानों के बैंक अकाउंट के खातों में डाले हैं, भुगतान किया है बिना बिचौलियों के, और 4,500 करोड़ हरियाणा के किसानों के खातों में भुगतान हुआ है रबी सीजन के दौरान बिना बिचौलियों के सहारे के। तो चुभन इस बात की नहीं है, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसान अब खुश ना होते तो मुझे बताइए रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट कैसे हो रही है? धान की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है 490 लाख मेट्रिक टन, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई। सापरा जी, इन आंकड़ों को तो आप नहीं झुठला सकते ना। प्रोक्योरमेंट हुई है 305 लाख मेट्रिक टन। आज तक 305 लाख मेट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट 70 सालों। सापरा जी, इस बात का जवाब तो दीजिए, ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये तो झूठे नहीं है ना? ये आपको इस पर भी अविश्वास है? आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, पैसे किसी को नहीं दिए जा रहे, सब कुछ झूठ है? देखिए अजय जी, मैं यही कहने वाला हूं कि इन आंकड़ों के अंदर ही ये भारतीय जनता पार्टी उलझा के रखना चाहती है पूरे देश को और देश के किसानों को। आप कह रहे हैं कि मात्र किसानों के मुद्दे पर ये चुनाव होंगे, मैं ऐसे नहीं समझता हूं। किसानों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सापरा साहब, आप इस बात को तो मानिए ना कि पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा हुआ। इस बात को तो मानिए, पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा हुआ, हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा हुआ,
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा हुआ, ये आप मानते हैं या आप गलत मानते हैं? अजय जी, ये किसान जो है अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए किसान चाहता है कि हमें फुल एंड फाइनल आप निर्णय दीजिए, इस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए, हमें एक फसल का लॉलीपॉप मत दीजिए। ये एक फसल का लॉलीपॉप दे करके और आंकड़ों के अंदर पूरे देश को घेरना चाहते हैं, आंकड़ों की जगलरी में देश की दिशा। संजू जी इसका जवाब दीजिए, मैं उसके बाद फिर सापरा जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि अब दूसरा पहलू भी इस पूरी चर्चा का है जो कि जितेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ है। संजू जी, कमीशन के हिसाब से T2+50 के हिसाब से हमें मिल जाए, यही किसान चाहता है। अजय जी जी बोलिए, संजू जी बोलते जा रहे हैं, बोलिए प्लीज। अजय जी, पहली बात तो आपके दर्शकों को ये जानना होगा कि स्वामीनाथन कमीशन का गठन कब हुआ था। 2004 में कांग्रेस की सरकार ने इसका गठन किया था। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने जो अपने रिकमेंडेशन है वो दिए थे, और आज जो जामा पहनाया गया है किसान कानूनों को, वो स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस के अनुकूल है, स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस के तहत है। तो इसीलिए मैं याद दिलाना कांग्रेसियों को याद होना चाहिए, 2003 में दिग्विजय सिंह ने, 2004 में जगन्नाथ ने, 2012 में कपिल सिब्बल ने संसद के अंदर कहा था कि चलिए इस पर हम काफी बहस कर चुके, लेकिन कुल मुद्दा घूमकर यही आता है कि किसानों का मुद्दा दरअसल 2022 के लिए सबसे ज्यादा गर्मा कर रखने की कोशिश है। अब जरा सापरा जी, एक तस्वीर है जो मेरे सामने है। संजू जी प्लीज एक मिनट, संजू जी प्लीज, संजू जी एक मिनट जी। संजू जी, अब एक सवाल ये सपरा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी तस्वीर है जो कि ट्विटर पर बहुत वायरल हो रही है, उसमें जितेंद्र प्रसाद हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उसमें सचिन पायलट हैं, उसमें मिलिंद देवरा हैं, और उसके बाद उस पर टैग लगा हुआ है कितने बचे हैं। आप बताएंगे कितने बचेंगे आपके पास राहुल बाग के ब्रिगेड में? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब जब चुनाव आता है जी, तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल करती है, यानी सत्ता बल बाहुबल का पुरजोर उपयोग करती है। ये हमने देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा, असम में भी देखा, पुदुचेरी में भी देखा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, सब जगह में हमने ये दृश्य देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल बाहुबल का पुरजोर उपयोग करती है। ठीक है, अगर कोई नेताओं की महत्वाकांक्षा ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है, हम केंद्र में सत्ता में नहीं है, इसलिए बहुत कुछ हमारे नेताओं को नहीं दे सकते हैं। अगर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, अगर उनकी आस्था इतनी बढ़ गई है और वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके जातिवाद की आइडियोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, तो वो उसका निर्णय है। ये कांग्रेस पार्टी तो इस देश के डीएनए में है। बताइए ना सापरा जी, ये बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कौन सा लालच, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लालच, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी लालच। मिलिंद देवरा का आज का ट्वीट आपने देखा है, गुजरात सरकार की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने जिस तरीके से व्यवसाय के लिए रियायतें दी हैं ये मॉडल होना चाहिए। उसके बाद 10 महीने से अभी राजस्थान में क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। सचिन पायलट तैयार बैठे उड़ान भरने के लिए, कोई बच नहीं रहा आपकी पार्टी में। मैं इसका उत्तर देता हूं जी। देखिए, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं रोज भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वहां पर कितने एमएलए, तो राकेश राठौड़ से लेकर के कितने एमएलए और कितने मंत्री नाराज हैं, और बीएल संतोष वहां पर एक हफ्ता जाकर के क्यों बैठे थे, ये सभी लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर कलह है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है। और ये अंतरकलह जो है ये बाहर दिख करके आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि मात्र कांग्रेस के अंदर है। आज का ही आपको एक और दृश्य बता देता हूं। शिवशंकर पटेल जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और तीन टर्म के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर लिए हैं। तो जब चुनाव आता है इस तरह से नेता इस पक्ष से दूसरे संजू जी, जब चुनाव आता है नेता यहाँ वहां जरूर भागते हैं। संजू जी प्लीज। अजय जी, मैंने चरण सिंह सापरा जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी। मुझे तो वही कहावत याद आती है, ताउम्र गालिब ने ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ने ये भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि जो समस्या है वो समस्या का इनको समाधान नहीं ढूंढ रहा, बस हर चीज पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना। मुझे एक चीज बताइए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने छोड़ दी
पार्टी चिंतित हो इनको रहे ये हैं मुझे कांग्रेस टोका पार्टी के टिप्पणी ना करें। मैं क्या बीच में नहीं बोल रही थी, सुन लीजिए। इतना बौखलाइए मत, इतना बौखलाइए मत। हिमांशु विश्व शर्मा छोड़ के चले गए, बता रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए है, इतने चिंतित मत होइए। जोशी छोड़ के आपका तो चले फायदा गए। हो रहा है आपके हिसाब से ना। आपके नेताओं को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो आपका फायदा होगा, यही लग रहा है ना। तो आप कांग्रेस के लिए क्यों इतने चिंतित है? आपको तो खुश होना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़कर चले गए। आपकी पार्टी का नियत है, न नीति है, न कार्यकर्ता है, न कार्यक्रम है, न संगठन है। जेपी नड्डा जी ने सही कहा, आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र नरेंद्र मोदी जी बार बार राहुल गांधी पे, गांधी परिवार पे टिप्पणियां करते हैं, इसीलिए आप लोग सुबह से शाम तक उठकर कांग्रेस को गलियाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए सुबह से शाम तक गली से दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कांग्रेस को गलियाने का प्लान बनाते रहते हैं। मैं इस चर्चा में जरा आशुतोष जी को शामिल करूं। आशुतोष जी, जातीय आधार पर आया राम गया राम अब आपकी पार्टी में भी शामिल होने लगे? अजय जी एक बार फिर से बोलिए। जातीय आधार पर आया राम गया राम अब आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक जमाने में बीजेपी के साथ थे, आज आपके पास घुसने लगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को देख के बड़ा तरस आ रहा है कि जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, और इनको भी पता है कि इनके बहुत से सिटिंग एमएलए लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, और इनको भी पता है कि अगले 2 दिन तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। किसको क्या बोलना चाहिए? मुझे बड़ा दुख लगता है। समाजवादी पार्टी को 2017 में सिर्फ 54 सीटें मिली थी, 54 सीटें मिली थी। भाजपा 300। अरे लड़ने मत वो भाई, पहली बार सरकार में आई इतनी बहुत परेशान हुई आप। तो अजय जी ऐसा है कि जितिन जी बड़ा अच्छा लगता है कि जिस जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके लिए। अच्छा संजू जी जरा सुन तो लीजिए आशुतोष जी क्या कह रहे हैं। संजू जी जरा सुन लीजिए आशुतोष जी क्या कह रहे हैं, फिर आप माकूल जवाब दीजिएगा, वक्त है हमारे पास। आशुतोष जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ धन्यवाद अजय जी। तो मुझे बड़ा अजीब से लग रहा है कि जितिन प्रसाद जी ने इतने बड़े बड़े भारी भारी भरकम शब्द यूज किए। मुझे लगता है कि अगर कुछ को भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उसके खिलाफ एक ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था, और आपने देखा होगा कि कई प्रदेशों में और कई, अरे सुन लीजिए भाई, लड़िए मत, ये लड़ने वाली जगह नहीं है। और संख्या पूरी नहीं हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय राजनीति और मुझे लगता है कि अच्छा मैं संजू जी जरा सुनिए तो सही प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी कटकट के आ रही है। आप आराम से बात करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आप क्या कह रही हैं। प्लीज मेरा आग्रह है प्लीज संजू जी मेरा आग्रह है, प्लीज जरा सुनिए ना, वरना हम नहीं सुन पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो कनेक्टिविटी की इशू है, आप जानते हैं इस तरीके से डिबेट तो नहीं हो रही है ना। प्लीज आशुतोष जी कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मैं संजू जी आपके पास आ रहा हूँ। आशुतोष जी तो मेरा यही मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से सरकार में जिस तरीके से जूतम बाजार चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो राम राज, राम भक्ति और राम मंदिर की प्रॉपर्टी वाले उत्तर प्रदेश में जब इलाहाबाद कोर्ट बोलता है कि आपकी सरकार ही राम होते चल रही है, उसके बाद में अभी जब ही नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश करी है, वो तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री जी उसके मुखिया है, राजनाथ सिंह जी है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश 24वें स्थान पे आ रहा है, वो भी आपको पता है। और इलाहाबाद कोर्ट में भी एनएसए पे एक जनहित याचिका में बताया है कि जो 120 मामले लगाए हैं उसमें 94 फर्जी हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, उत्तर प्रदेश की स्थिति सबको पता है और संजू वर्मा जी को भी पता है, आपको भी पता है। तो ये जल्दी जल्दी चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पे संयम रखना चाहिए। चलिए संजू जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दुबे जी के पास चलूं। संजू जी प्लीज। अजय जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक लोकतंत्र में क्या किसी पार्टी पर लोगों को विश्वास है कि नहीं, ये चुनाव के दौरान पता पड़ता है। और हम सबको भली भांति पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ में कितनी सीटें, जो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस को तो बस 1 सीट मिली थी रायबरेली
और बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी लोकसभा 2019 में उत्तर प्रदेश से? 62 सीटें, जबकि ये लोग सब कह रहे थे इस बार तो 30-40 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो बयानबाजी करना बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने ब्राह्मणों की बात की, तो मैं ये बता दूं, चाहे दलित हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे कोई ठाकुर हो, कोई जाटव हो, बीजेपी की एक पॉलिसी है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। मुझे एक बात बताइए, कई दशकों के बाद देवेंद्र फडणवीस अक्टूबर 2014 में पहली बार एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना महाराष्ट्र का, तो किस आधार पर कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीजेपी आपकी पार्टी तरीके से नहीं करती? यदि ब्राह्मणों को सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र के। इस बात का जवाब है आपके पास? इसलिए बेबुनियादी बातें मत करिए। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज को जिस तरीके से 5 साल की सरकार में जिस तरीके से बहुजन समाज अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से विकास पर आधारित है, सबका तरीके से आरक्षण कदम किया गया है, मुझे लगता है कि देश के सभी लोग देख रहे हैं आरक्षण के कुछ बड़ी लगातार किस तरीके से अलग कर दिया गया है। चलिए दुबे जी मैं जरा आपको इस चर्चा में शामिल करूं। दुबे जी ये बताइए कि जाट पॉलिटिक्स कितना चलाएंगे आप, क्योंकि यूपी में जाट पॉलिटिक्स काफी महत्वपूर्ण रहता है, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इसी का लक्ष्य तो है जो किसान आंदोलन को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अजय जी, इसको जाट पॉलिटिक्स कहना, ये जाट पॉलिटिक्स नहीं है, ये किसान पॉलिटिक्स है। और किसान अगर आंदोलित है तो किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित है। किसान का सरकार ने उत्पीड़न किया, किसान को जो है आप एमएसपी देना नहीं चाहते हो, आप किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य देना नहीं चाहते हो, आप किसान के गन्ने का बकाया का भुगतान करना नहीं चाहते हो, बिजली का बिल किसान पर आप बढ़ाए चले जा रहे हो, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, और किसान अगर अपनी मांगों को लेकर के अगर वो आंदोलन कर रहा है तो उसको एक जाति का आंदोलन की जाट बिरादरी का आंदोलन है। इसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। मैं यही समझना चाह रहा हूं दुबे जी कि इस आंदोलन की परिणति क्या है, इस आंदोलन की परिणति क्या है, ये तो बता दीजिए ना। कहीं तो खत्म होगा ये आंदोलन की? इस आंदोलन नहीं, किसान का आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान की मांग मान ले। अगर सरकार तो इसके लिए अल्टीमेटली आपको कृषि मंत्री से बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। किसानों को स्वीकार नहीं, कृषि मंत्री से बातचीत करनी पड़ेगी। आप सीधे ये कहें कि कानून को ही खारिज कर दो, ये तो कोई बातचीत हुई नहीं ना। 11 राउंड की बातचीत होने के बाद भी अगर हम लोग वहीं के वहीं हैं तो आप देखिएगा तो फिर वो बात क्या करना चाहते हैं? अगर सरकार बात करना चाहती है तो किसान संगठनों को न्योता दे। एक बार फिर से बात 11 बार न्योता कम था क्या? बुलाइए। 11 बार का न्योता कम है कि अब 14वां 15वां बार चाहिए? नहीं, तो जब जब आप बुला करके आपने सीमा रेखा पहले खींच रखी है, तो जब आपने सीमा रेखा खींच रखी है तो बात की फिर बुला क्यों रहे? संजू जी इसका जवाब दीजिए। संजू जी इसका जवाब दीजिए। आपने जिद पकड़ रखी है, आप अहंकार नहीं, आप इनको थोड़ा चुप करवाइए जी, मैं बीच में नहीं टोकना चाहती जी। बोलिए संजू जी। अजय जी एक बात मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। पहले किसानों ने क्या कहा, भाई एपीएमसी मंडी में ही हम जाकर बेचेंगे, तो मोदी सरकार ने कहा ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग एरिया नहीं, एपीएमसी मंडी में भी आप जाकर बेच सकते हो, और एपीएमसी मंडी और ट्रेडिंग एरिया दोनों का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा। फिर किसानों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो पराली जलाने वाला बिल है उसके क्रिमिनल प्रोविजंस को हटा दिया जाए। तो स्टबल बर्निंग एक्ट में से जो क्रिमिनल प्रोविजंस लागू होने वाले थे किसानों पर, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने बोला किसानों पर लागू नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो संशोधन हुए हैं उन्हें खारिज किया जाए, तो हमने कहा ठीक है भाई उनको भी खारिज कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें वर्बल एश्योरेंस नहीं, हमें लिखित में बोलिए कि एमएसपी दिया जाएगा। तो मोदी सरकार का सितंबर 23, 2020 का एक नोटिफिकेशन है जहां पर लिखा है कि एमएसपी पर कोई बदलाव नहीं आएगा। सितंबर 23, 2020 का वो नोटिफिकेशन जाकर पढ़िए, एमएसपी पर कोई बदलाव नहीं आएगा पॉलिसी स्तर पर। तो ये जो सब राकेश टिकैत, बूटा सिंह बुर्जकिल, गुरनाम सिंह
चलूंगी, तो ये अपनी राजनीतिक गारंटी देने में आपकी मुझे एक चीज बताइए। दिक्कत है? अरे दुबे जी, जब सरकार, दुबे जी एक सेकंड संजू जी, संजू जी एक मिनट संजू जी प्लीज, 1 मिनट टाइम आउट प्लीज। दुबे जी, जब सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पर कोई बदलाव पॉलिसी का नहीं कर रहे हैं, अब इस पे और गारंटी क्या चाहिए भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या गारंटी चाहिए? कर दे किसान के लिए गारंटी क्या चाहिए? नहीं तो इसमें गारंटी क्या चाहिए बताइए ना। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती? अरे आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती कि सरकार गारंटी दे तो चुकी? आप मुझे ये बताइए ना। मैं कहता हूं कि पॉलिसी चेंज नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर और क्या गारंटी चाहिए आपको? क्या दिक्कत है? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप ये शब्द जानना चाहते हैं सर? दिक्कत है किस आखिरी? अजय कुमार जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा आप जी। बोलिए साफरा जी, बोलिए क्या फर्क है? क्या फर्क है अगर सरकार ये कह रही है कि एमएसपी की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, लिखा पढ़ी में करने में क्या दिक्कत है? सरकार के कहने पर भी आप भरोसा नहीं करते जी? साफरा जी, किसान क्या चाह रहा है? स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 नहीं, किसान नहीं, ये बताइए कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? ना साफरा जी, आपको कांग्रेस पार्टी के आधार पर बताइए, आप किसान के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। ये सारी बंदूक सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए है। किसानों की मांग सरकार क्यों नहीं मान रही है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी मांग है जो सरकार ने नहीं मानी है? इसका जवाब तो दीजिए। सरकार अपनी हटदर्मी छोड़े, सरकार अहंकार छोड़े। साफरा साहब, मौत हो गई है। साफरा साहब, हम लोग बहुत रीजनेबल लोग हैं। मौत हो गई है। देखिए साफरा साहब, दर्शक भी बहुत रीजनेबल है, आप ये मान लीजिए ना। सरकार को अगर एमएसपी पे कानूनी जामा पहनाना है। साफरा जी, मैं घूमकर फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक सेकंड संजू जी, एक मिनट प्लीज। साफरा जी, मैं आप खुलकर आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ कांग्रेस की बंदूक है जो किसानों के कंधों पर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार कह, सुनिए सही सवाल तो सुनिए, सवाल सीधा सा है। सरकार कह रही है कि एमएसपी पर पॉलिसी चेंज नहीं होगा, कह चुकी, नोटिफिकेशन है, अब क्या गारंटी चाहिए? नहीं तो सरकार ये कह देना कि हम कानूनी जामा पहने। अरे आप लिख कर देंगे सरकार को क्या कहना चाहिए? आप बताएंगे कि सरकार को क्या कहना चाहिए? ये तो जबरदस्त है विरोध का मतलब। हम C2+50 देने के लिए तैयार है। भाई तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए ना, ये कौन सा तर्क है? क्या यूपीए की सरकार के समय अन्ना आंदोलन के समय, सुनिए साफरा साहब, सुनिए प्लीज सुनिए, मैंने भी राजनीति बहुत देखी है और आपने भी देखी होगी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2011 में अन्ना आंदोलन ने, सुनिए साफरा साहब प्लीज सुनिए साहब, सिर्फ चिल्लाने से बात नहीं होती ना। देखिए, जब जवाब नहीं होता तो आदमी चिल्लाने लगता है। मैं साफरा साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी मांग ये है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। 2011 में अन्ना आंदोलन के, सुनिए, आप नहीं सुनेंगे, आप सुनना नहीं चाहते जी, नहीं आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं होता, दाएं बाएं देखने लगते हैं। जामा पहनाओ, ये मांग सब। खैर चलिए, ये पूरा का पूरा खेल उत्तर प्रदेश चुनाव है। ये किसानों की मांग है। आशुतोष जी, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ इस पर। आशुतोष जी, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ इस पूरे मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव की असली हकीकत तो जातीय गठबंधन ही है ना, हम इसी पर आ जाए ना, यही है ना, और इसी को साधने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सबकी आवाज नहीं सुन पाया, मेरा ऑडियो कनेक्शन हो गया, लेकिन मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव में ये मुद्दा भी रहेगा, लेकिन अगर ये जातीय पॉलिटिक्स का नाम दिया जाएगा तो ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होगी। हिंदुस्तान का एक एक आदमी जो आज दाल रोटी खा रहा है वो इन किसानों का ऋणी है। और अभी आप बता रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के शासित लोगों में उत्तराखंड के राज्य से हजारों की तादाद में किसान टिकरी बॉर्डर पहुंचे। आप समझने को तैयार नहीं है। 500 ज्यादा किसान अपनी जान खो चुके हैं, 3.5 लाख लोग कोविड में मर चुके हैं। अहंकारी सरकार इस बात को मानने को चलिए। संजू जी 30 सेकेंड, संजू जी 30 सेकेंड। ये काम कर रही है संजू जी, ये देशव्यापी आंदोलन है, कम से कम विपक्ष यह मनवाना चाहता है। संजू जी 30 सेकेंड ओनली। छल खेल रहे हैं, इनको हम लोग सरकार से दखल करके रहे हैं। 30 सेकेंड प्लीज। मेरी आपसे गुजारिश है जी। अजय जी, मैं दोबारा एक ही चीज कहूंगी कि जो बैठे हैं
किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा एक्टिव किसान हैं, जो 10-20 हजार वहां पर सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, वो सिर्फ आंदोलन जीवी हैं। 1,35,000 करोड़ का भुगतान किया है पीएम किसान के तहत, 90,000 करोड़ किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। चलिए, इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। अफसोस के साथ इस बहस को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तो नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।